आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके कक्षा 10 की जो गणित की बुक है डॉक्टर मनोहर रे की। ये जो बुक है नए सेशन की बुक है, न्यू एडिशन की बुक है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने बुक लिया होगा। बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस जोड़े गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इस बुक से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास बुक होनी चाहिए। नहीं भी है तो हर एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा हर वहां पर आपके सामने स्क्रीन पर आके लग जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1, जिसका नाम है आपका वास्तविक संख्या। क्लियर है? चलिए, तो इसमें देखिए आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है वो देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, अच्छा इसके एग्जांपल्स की जो बात है एग्जांपल्स में एक क्लास में जो है सॉल्व करा देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनखंड क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, उसके पहले आप जानिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, कट जाए, वो आपके भाज्य संख्या होती हैं। और ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा किसी से भी और स्वयं के अलावा किसी से भी न कटे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने 4 लिखा तो कहेंगे कि 4 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 में 2 का गुणा कर सकते हैं। मतलब 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। मतलब आप ये भी कह सकते हैं ये जो गुणा हुआ है ना, गुणे एक, ये जो इसका फैक्टर बना है, ये गुणनखंड जो हुआ है, देखिए कितने हैं, 1 2 3। इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में चेंज कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि 4 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, कट जाएगा। तो दोनों चीजें हैं। अगर हम एक संख्या ले लें 10, तो क्या 10 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो इसके लिए आप ये समझिए कि 10 जो है इसे किससे काटेंगे, आप 2 से काटेंगे तो भी 5 आ जाएगा, मतलब कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो भी ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब ये कट जाता है। ठीक है। लेकिन अगर अभाज्य संख्या कहें तो आप कहेंगे सबसे पहले 2 को ले लेते हैं। क्या 2 किससे कटेगा? तो आप कहेंगे या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, है ना। या तो 2 से कटेगा या तो 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। इसके अलावा और किसी से 2 कटने वाला नहीं है। आप संख्या ले लीजिए 13। 13 को आप किससे काट सकते हैं? कहेंगे 13 आप या तो 13 से कटेगा या तो फिर 13 1 से कटेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड करें और सिर्फ उसके पास 2 ही गुणनखंड हो, है ना, एक गुणनखंड में आए 2 और एक 1, मतलब ये कि अगर कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये कि या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो वो स्वयं से डिवाइड होगा, तभी तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। तो आप एक तरीके समझ लीजिए कि भाज्य संख्या का मतलब ये जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो जाए, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, वो भाज्य संख्या होती है। लेकिन जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड, अधिकतम 2 गुणनखंड हो, वही आपके अभाज्य संख्या होती है। और वो 2 गुणनखंड में एक तो वो स्वयं नंबर रहता है और एक आपका एक रहता है। जैसे अगर आप ये 13 की बात करें तो 13 का गुणनखंड करेंगे 13 गुणे 1 होगा। और यहाँ पे देखिए या तो स्वयं नंबर है या तो 1 है। अगर आप 17 की बात करें तो ये किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब 17 गुणे 1 ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 18 ले लें तो आप कहेंगे किसका गुणनखंड? तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, है ना। मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये तो भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, 17 13 2, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको जो पहला प्रश्न निकालना है वो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। मतलब देखिए यहाँ पर प्रश्नावली एक का ए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि आज ये पहली कक्षा है, पहला प्रारंभ हो रहा है इस बुक का। तो आप अच्छे से देखिए। तो भाज्य और अभाज्य आपको समझ में आ गया। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर 10 का गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि जो नंबर्स होते थे कि 2 3 4 5 6 7, इन्हीं नंबर से आप डिवाइड करिए। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जो है 10 का और 9 का गुणनखंड करने वाले हैं, तो क्या आपने सीखा है कि 10 को अगर हम डिवाइड करें
तो आप कहेंगे कि 10 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको 2 से काटना चाहिए, 2 से कट गया, 2 5 10, ठीक है। अब फिर अगर ये 5 आ गया तो 5 को पहले 2 से काटिए, नहीं कटा तो आगे बढ़ जाएंगे, 3 से काटिए, फिर 4 से काटिए, फिर 5 से काटिए, जब तक काटते रहिए जब तक ये कटेगा तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात तो सही, इसके बाद 9 को काटना सबसे पहले आप 3 से नहीं चेक करेंगे, पहले आप 2 से चेक करेंगे, तो 2 से नहीं डिवाइड होगा तो अगला नंबर लेंगे 3 से, 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब ये 3 देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, इस तरीके से आप क्रम बढ़ाते हैं। लेकिन अब आपको अभाज्य गुणनखंड सीखना है। अभाज्य का मतलब सभी अभाज्य संख्याएं, मतलब आपको अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करना है। यहाँ से आपको 4 हटा देना है, 6 हटा देना है, 8 हटा देना है। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में खंडित करने के लिए सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, और फिर उसके बाद आपको 8, 9, 10 से नहीं डिवाइड करना है, सीधे 11 से करना है, फिर 13 से करना है, और इस तरीके से आप अभाज्य संख्याओं को लेते हुए जाएंगे। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इस पे रेस करते हैं और फिर इसका क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर? तो यहां से हमने सीखा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड करते समय हमको इन्हीं अभाज्य संख्याओं को लेना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है 140 को आपको डिवाइड करना है। पहले क्वेश्चन का जो पहला नंबर है आई, ए करके दिया है फर्स्ट, तो फर्स्ट में 140 का गुणनखंड करना है। तो देखिए 140 का गुणनखंड करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको किससे डिवाइड करना है, तो कहेंगे सबसे पहले नंबर हमारा 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 लिखिए, 2 से 2 से 14। उसके बाद फिर ये 70 किससे डिवाइड करेंगे, फिर इसे इससे स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 से आप काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 6 10 हो जाएगा। फिर इसको आप 2 से काटिए, 2 से कटेगा बिल्कुल भी नहीं, 3 से कटेगा बिल्कुल भी नहीं, फिर किससे चेक करेंगे, 4 और से नहीं चेक करना, सीधे 5 से चेक करना है। अब 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, और ये सीधे स्वयं अभाज्य संख्या है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 140 बराबर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 आया है, फिर उसके बाद ये 2 आया है, फिर उसके बाद 5 आया है, और उसके बाद 7। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर कोई कॉमन, जैसे यहाँ पे 2 2 2 बार है तो एक ही बेस करके, एक ही आधार करके इनके ऊपर 2 घात लगा दीजिए, और गुणे 5 गुणे 7, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका जो है गुणनखंड किया हुआ है। दूसरे में 156 दिया हुआ है, 156, तो 156 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले आपको किससे, मैंने बताया डिवाइड करना है, 2 से करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, दोनों 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड होगा 3 से, और 13 बार जाएगा। अब बताइए क्या 13 2 से डिवाइड होगा? 2 के पहाड़े में 13 आता ही नहीं, 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, तो 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। और ये 13 आपका स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बार आया है, 2 के खाते में 2 लगा दीजिए, गुणे 3 गुणे 13, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सभी के गुणनखंड करके आपको निकालना है आंसर। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा, 3 8 2 5, इसको आपको डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो 5 है, तो 5 होने का मतलब ये होता है कि या तो वो 5 से डिवाइड होगा या तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर उसका 3 7 21 हो जाएगा, और 3 5 फिर 15 हो जाएगा। फिर ये 3 से फिर डिवाइड कर देंगे आप, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। क्या ये आप 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, आप चेक करते रहेंगे। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो जिस भी संख्या के अंत में या तो 5 है या तो 0 है, तो वो कटेगा सिर्फ और सिर्फ 5 से। 2 से भी कट सकता है जिसके अंत में 0 है, लेकिन 5 से कटेगा। नियम ये होता है कि संख्या के अंत में या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 × 40 हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। फिर ये 5 से काटेंगे तो आप 17 बार जाएगा, और 17 तो अभाज्य संख्या है ही, तो आप ये काट देंगे, ये 17 से हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 8 2 5 बराबर करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 कर देंगे।
और यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर हो रहा है? क्योंकि ये दो बार है। 3 बार होता तो आप क्यूब कर देते, 4 बार होता 4 का दाग चढ़ा देते, तो ये गुणे उसके बाद 17 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो प्रश्न है वो दिया हुआ है 5005। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं किनारे। 5005 देखिए 5005, तो अंत में तो 5 है, या तो आप 3 से डिवाइड करिए या तो सीधे 5 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर ये आपका 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, अब ये 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये 1001 जो है ये किससे डिवाइड होगा? तो 1001 7 से डिवाइड होगा, है ना, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए या तो 0 होना चाहिए या तो 1। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 होगा, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब ये 143 जो है वो 11 से डिवाइड होता है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार जाएगा, और 13 एक अभाज्य संख्या है जो 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये जो गुणनखंड है ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक प्रश्न करके दे रखा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप लोग 5वां नंबर है आपका 7429। ठीक है, 7429 ये एक ऐसी संख्या है जो 2 3 5 7 11 13 से कटने से रहा। ये सबसे पहले या तो इसको आप 17 से काटिए या 19 से काटिए, तो आप इसको 17 से काट सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं? 17 से। तो ये सबसे पहले आप 17 से काटेंगे, 17 चौका 68 हो जाएगा, और 68 और 2 70 6 बचेगा, फिर उसका 17 से 51 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया आपका 437। ये जो 437 आया है, यहाँ पर इस 437 अब किससे डिवाइड करेंगे? आप 19 से डिवाइड करेंगे। 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, और 19 का ठीक है 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर 23 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो आप 23 से डिवाइड कर दीजिए एक बार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4729 जो है इसके इक्वल टू हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये जो पहला प्रश्न आप में दिया है क्वेश्चन में, तो ये आपको उम्मीद है कि सभी के सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। प्रश्न नंबर आपका है दूसरा। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ मतलब मसर और एलसीएम मतलब लसर ज्ञात कीजिए, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मसर गुणे लसर होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला है। क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसर गुणे लसर, ये हो दिया हुआ है। अब कह रहा है किसी को आपको सत्यापित करना है। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है 26 और 91 का। किसका दे रखा है? 26 और 91 का। तो अगर आप 26 को गुणनखंडित करें तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, और ये 13 बार जाएगा, 13 ये 1 बन जाएगा। और 91 को अगर आप डिवाइड करें तो ये 7 गुणे 13 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 26 के बराबर क्या आया है? तो आप कहेंगे 26 के बराबर आया है 2 गुणे 13, और ये 91 के बराबर क्या आया है? तो कहेंगे कि 7 गुणे 13। अब यहाँ पर कह रहा है कि लसर और मसर। पहले तो इसके विषय में समझ लेते हैं कि लसर और मसर होता क्या है, क्योंकि ये अगर समझे रहेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें आगे चलकर एकदम अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आगे चलकर आपके जो प्रश्न है वो सॉल्व करने में ये मदद करेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा पेशेंस से ध्यान से देखिए। देखिए, अगर हम दो संख्या कोई भी ले लें, अगर हम दो संख्या ले लें, मान लीजिए एक मैंने ले लिया 12 और एक मैंने ले लिया मान लीजिए 36। दो संख्या मैंने लिया, अगर हम मैंने 12 को गुणनखंड किया तो ये क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, और 36 को किया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो गुणनखंड हो गए। अब बात ये है कि इसका मसर कैसे निकाला जाए और मसर होता क्या है
और ल से निकाला जाए और ल से क्या होता है। तो देखिए अगर हम कहें कि 12 और 36 का हमको म से निकालना है तो पहले दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों का गुणनखंड निकाल लिया उस विधि से। अब गुणनखंड निकालने के बाद इन दोनों में जो कॉमन मिल जाए, जैसे देखिए 2 कॉमन मिल जाए तो म समय आप लिख देंगे पहले, फिर एक 2 और मिल गया फिर लिख देंगे, फिर एक 3 मिल गया तो आप 1 लिख देंगे। लेकिन जो नहीं मिला, जो बच गया उसको आपको नहीं लिखना है। तो क्या क्या मिला था, 2 2 2 3। तो आप ये देखेंगे कि ये तो उसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये 12 आ गया। लेकिन ल समय ऐसा नहीं है। ल समय आप ये म से वाला जितना भी मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके साथ साथ जो बच गया, इन सब में बचा क्या है तो आप कहेंगे 3 बचा है, ये भी लिख देंगे और ये आ जाएगा आपको 36। तो म से क्या होता है, जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं, ये इन दोनों संख्याओं में, दोनों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो है इन दोनों को कौन से डिवाइड कर रही है। जैसे अगर आप कहेंगे इसको तो 2 भी डिवाइड करेगा 12 को भी 36 को भी, 3 भी डिवाइड करेगा 12 को भी 36 को भी। अगर आप 4 की बात करें तो 4 भी डिवाइड करेगा 12 को भी 36 को भी, और 12 को बात करेंगे तो 12 भी डिवाइड करेगा 12 एकम 12 12 तिया 36। तो अब लेकिन 12 के ऊपर कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 12 और 36 को डिवाइड कर सके। मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या होती है जो ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, जो इन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है इसी बड़ी संख्या से। इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। मतलब आपको ये साफ साफ बता रहा है कि जो म से होता है ये अधिक से अधिक, अधिक से अधिक चीजों को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जो लस है ये कम से कम चीजों को दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो 36 आया है, ये 36 एक ऐसी संख्या है जो 12 भी डिवाइड कर सकता है इसको और 36 भी इसको डिवाइड कर सकता है। लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है, ये याद रखिएगा। देखिए अगर आप कहेंगे कि 72 तो 72 को भी 12 डिवाइड कर सकता है और 36 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 72 को भी कर सकता है, लेकिन ये 36 से बड़ी है। लेकिन जो 36 आया है ये 12 भी इसको डिवाइड कर लेगा, 36 भी डिवाइड कर लेगा, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या होती है। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों डिवाइड कर सकते हैं। इसके बड़ी संख्या करेंगे लेकिन छोटी। याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न साफ साफ पूछा जाता है सबसे बड़ी संख्या बताइए। इन दोनों में प्रश्न पूछ दिया जाएगा, मान लीजिए एक कोको कोला की फैक्ट्री है जिसमें कोको कोला और पेप्सी दोनों मान लीजिए बनाए जा रहे हैं, तो दोनों में अधिकतम लेवल कैरेट में रखे जा रहे हैं, टोकरी में रखे जा रहे हैं, तो कितने लेवल तक जो है बनाया जाए। तो अधिक से अधिक पूछा जाएगा तो अधिकतम के लिए हम लोग म से निकालेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं एक बार और दूसरा एग्जांपल से मैं ले ले रहा हूँ 25 और एक मैं ले ले रहा हूँ जो है 100। अब देखिए अगर हम बात करें दोनों का मौसा, अच्छा बताइए 25 तो 25 ही है, लेकिन 25 क्या 100 को भी डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल। तो लेकिन क्या 25 से बड़ी और भी संख्या है जो 25 को डिवाइड कर सकती है ही नहीं। तो इसमें भी तो 100 है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे 5 ले लें तो अब इसका मौसा क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम ये 5 है और इसमें भी तो 5 है क्योंकि 5 गुणे 5 करेंगे। तो जो सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर, दो संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या हो वो बड़ी संख्या इन दोनों को डिवाइड कर दे। यहाँ पे देखिए ये संख्या इन दोनों को डिवाइड करती है और ये सबसे बड़ी संख्या होती है। इससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती जो दोनों को साथ में डिवाइड कर दे। और ये जो लसा होता है, ये जो दोनों संख्या है ये इनको डिवाइड कर सकते हैं और ये सबसे छोटी संख्या होती है। इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता है। अगर आपको ये इतना बात समझ में आ गया तो आगे चलकर आप सभी प्रश्नों को आसान से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपको ये भी समझ में आया होगा कि मौसा और लसा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही करना है, यहाँ पर मौसा और लसा निकालना है। अगर हम यहाँ पर मौसा की बात करें, किसकी बात करें, मौसा की बात करें, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 13 ही तो कॉमन है। मौसा 13 हो गया, लेकिन लसा क्या होगा, तो आप कहेंगे लसा जो ये मौसा है वो तो रहेगा, इसके अलावा बच गया क्या, एक 2 बचा है, एक 7 बचा है, मतलब 2 गुणे 7 गुणे 13, ये इसका लसा हो गया। ठीक है, तो ये आ कितना गया, तो आप कहेंगे 13 से 91 और 91 दूनी कितने हो जाएगा, 9 दूनी 182 हो जाएगा।
तो आप कहेंगे कि म से जो है वो 13 है और ल से 182 है। यहाँ तक तो आपने म से और ल से निकाल लिया, तो ये जो प्रश्न में दिया था हमने काम कर दिया। लेकिन अब कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो म से और ल से के बराबर है। अच्छा, दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है? एक संख्या 26 दे रखा है और एक संख्या 91 दे रखा है। और इधर बात करें तो म से कितना आया है, तो म से हमारा 13 आया है और उसके बाद ल से कितना आया है, तो ल से आप कहेंगे कि 182 आया है। ठीक है, 26 में आप 91 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366, तो ये भी 2366 आएगा। और ये बिल्कुल दोनों बराबर आ गए, और जब दोनों बराबर आ गए तो ये सत्यापित हो गया। आप यहाँ पे लिख देंगे इस सिद्धम या सत्यापित हो गया, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न सॉल्व करने में तो टाइम लगा, क्योंकि मैंने इसका बेसिक बताया और किस तरह से सॉल्व करना ये मैंने बताया। लेकिन अब इसके बाद के प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। 510 और 92 का निकालना है, तो 510 का गुणनखंड आप करिए दूसरा में। ठीक है, 510 का जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 बटे 24 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा और ये 5 से डिवाइड करेंगे 17 बार जाएगा और 17 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 92। ठीक है, तो 92 को भी गुणनखंडित कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 23 बार जाएगा, 23 अभाज्य संख्या है 1 हो जाएगा। अब इसका म से निकालना है और इसका निकालना है ल। तो म से निकालने के लिए सबसे पहले 510 बराबर क्या है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे और 17, और 92 बराबर क्या है, तो अगर 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। इन दोनों में अगर आप म से निकालें, ठीक है, तो म से में देखिए 1 तो 2 मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो छोड़ देंगे। मतलब इसका जो म से होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। ल से कितना हो गया, पहले तो हम 2 को लिखेंगे ही, इसके अलावा बचा क्या, 1 2 ये बचा है, फिर ये 3, हमको क्रम से लिखना है इसलिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक जाते हैं, फिर 5 लेना है, फिर 17 लेना है, फिर 23 लेना है। ये आ जाएगा 23,460 हो जाएगा। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल करना है, तो 510 गुणे 92 और म से कितना आया है, कहेंगे 2 और गुणनखंड करेंगे तो 23,460 आ गया। अब यहाँ पर आपको गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 46 92 जीरो और ये भी हो जाएगा 46 92 जीरो। तो इस तरीके से आप सत्यापित कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, तो मैंने 2022, 2023, 2024 और 2025 के सभी मैथ्स के पेपर सॉल्व करा दिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर मिल जाए तो आप उस पर क्लिक करके वहां पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पेपर पे जा सकते हैं। सभी एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में सॉल्व कराया। अगर आप एग्जाम के पहले उतना भी देख लेते हैं तो आपको मैथ आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। 336, तो पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, तो फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 से 21 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे। अब 336 के बाद दूसरा जो है वो आपका 54 है। क्या है, 54। तो यहाँ पर आपको 54 है तो इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 मिनट, दो दूनी 4 हो जाएगा और ये 1 बचेगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब इसको आप किससे काट सकते हैं, तो कहेंगे 3 से, 3 और 27 हो जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा और ये 1 हो जाएगा। मतलब आपने 336 के बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार आपने 2 और
1 बार 3 और 7 लिखना है। और ये जो 54 आपने यहाँ पे निकाला है इसका जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 बार 3 निकालना है। म से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि म से बराबर हो जाएगा, एक तो 2 मिल गया और एक ये 3 मिल गया। इस अच्छा एग्जाम में आपको इसे काटना नहीं है, एग्जाम में किसी भी प्रकार का कट चिन्ह नहीं लगाना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हो गया। म से कितना आ गया आपका 6। लेकिन ल से कितना आएगा, तो ल से ये पहले 2 जो मिला था वो तो रहेगा ही, इसके अलावा ये 3 2 यहाँ पे और बच गए, 3 2 और लिख लीजिए। इसके अलावा ये जो 3 और मिल रहा था इसको लिख लीजिए। इसके बाद 2 और 3 बचे हुए हैं इसको लिख लीजिए। और ये 7 बच गया है इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 और इधर 3 3 का 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 63 का, तो ये आएगा 3 0 2 4। तो ये आपका क्या आ गया, लसा आ गया। ये आपका मसा 6 आ गया। दोनों संख्या यहाँ पे दे रखी है, इस पे रख के आप क्या करेंगे, आप सत्यापित कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 336 गुणे 54 कर लेंगे, बराबर कर देंगे। म से आपका कितना आया है, तो म से आपका 6 आया है और ल से कितना है, तो ल से 3024 आया है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर 336 में 54 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18144 और 6 में 3024 का गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18144। ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये 2025 में आया प्रश्न है ना, 2025 में प्रश्न आया है। और कौन सा सेट है ये आपके बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, बीजेड, ठीक है, बीजेड सेट में आया है। तो उम्मीद है यहाँ तक दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। आपको कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, मतलब आपको लस और म से निकालना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के म से और ल से निकालना है। देखिए पहला जो प्रश्न है 12 15 और 21, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं। 12 का, 15 का और 21 का, इसको आप तीनों एक में करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको अलग अलग करके निकालिए, इससे आपका कॉपी भी भरेगा एग्जाम में और मसा निकालने के लिए कोई अलग से कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 3 6 और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 है। 3 से काटिए सीधे, 3 5 15 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यहाँ तक काम हो गया। 3 से काटिए, 3 से 21 हो जाएगा, 7 ये 1 हो गया। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आप 12 बराबर क्या करेंगे, 2 गुणे 3, 15 बराबर क्या करेंगे, कहेंगे 3 गुणे 5 और उसके बाद 21 बराबर क्या करेंगे, कहेंगे 3 गुणे 7। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, म स निकालना है, ठीक है। ठीक है, म से निकालना है तो जो जो तीनों में कॉमन होंगे वही लिखना है। ये नहीं कि 2 में, अब यहाँ पे 3 है तो तीनों में कॉमन, 4 रहेंगे तो चारों अंकों में जो है आपको कॉमन देखना है। तो पहले में देखिए 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 है, तो म से कितना हो गया 3। अब इसके अलावा ल से निकालते समय क्या करेंगे, ल से निकालते समय जो कॉमन है उसको तो लिखना ही कॉमन, अलग से एक भी अंक नहीं लिखना है। जो कॉमन है उसके लिए सिर्फ 1, मतलब बचा क्या क्या है, 2 2, पहले 2 गुणे 2 लिखेंगे, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए 3, इसके अलावा 5 बचा है और 7 बचा है, सब लिख डालिए। अब देखिए इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे 420 आ जाएगा। तो आपने जो म से निकाला वो 3 और जो ल से निकाला वो 420। उम्मीद है कि आपको म से और ल से निकालना तो आ ही गया होगा गुणनखंड विधि के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 का जो दूसरा है वो कह रहा है 17 23 और 29 तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब 17 का जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे 17 गुणे 1 आएगा, तो 29 का आपको 29 से ही आएगा। और यहाँ पर क्या है लास्ट में 17 29 और 17 23 और 29 है, ठीक है। तो 17 का करेंगे 17 गुणे 1 आ जाएगा, 29 का 29 गुणे 1 आ जाएगा और एक 23 है, 23 का 23 गुणे 1 आ जाएगा। अच्छा म से क्या होगा, तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो कहेंगे तीनों में कॉमन तो आपको 1 दिख रहा है। लेकिन ल से क्या हो जाएगा, ल से तो कहेंगे 17 गुणे 29 गुणे 23, ये आपका हो जाएगा 11 33 9, ये आपका ल से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 9 और 25, क्या है तीसरा। 8 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 का करेंगे 3 गुणे हो जाएगा और 25 का करेंगे तो 5 गुणे 1 हो जाएगा।
और ये सब फैक्टर आपको इस तरीके से पहले गुणनखंड विधि से गुणनखंडित करना है, उसके बाद इस तरीके से आपको गुणन लिखना है, उसके बाद आपको कॉमन निकालना है। किसके लिए? म स के लिए। तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ एक ही दिख रहा है तो एक ही लिख देंगे, और ल से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले आप लिख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 और 3 लिखना है, 3 गुणे 3 हो जाएगा, 5 और 5 लिखना है, 5 गुणे 5। अगर इसको गुणा करना हो तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत लंबा हो गया, बहुत कठिन हो गया। बिल्कुल नहीं, आपको पता है 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो 10 दाम 100 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ गए ये यहाँ पे, और इतना कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 गुणे 100 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ये आपको लग रहा होगा कि 1800 सर जैसे अभी मल्टीप्लाई किया हम भी कर लें, और भी आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ये सब बेस्ड होता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुरंत इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, टीचर से भी ज्यादा एक्सपर्ट स्टूडेंट्स होते हैं, हम टीचर्स को भी स्टूडेंट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई फास्ट कर दिया, नहीं, हमसे कई गुना ज्यादा फास्ट आपको लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको प्रश्न नंबर 3 समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि HCF 9 दिया है ना, और LCM जो है आपको निकालना है, जो ब्रैकेट में आपको 306 और 657 दे रखे हैं, यही है ना, 306 और 657 दे रखे हैं। एक संख्या आपको दिया हुआ है 306, एक संख्या आपको दिया हुआ है 257, यही दिया हुआ है। ठीक है, 306 और 657 माफ करिएगा, ये आपका 657 है। और यहाँ पर इन दोनों का जो मौस दे रखा है, मौस आपको दे रखा है 9, लेकिन ल से क्या दे रखा है हमको नहीं पता है, तो हम ल से मान लेते हैं x। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौस गुणे प्लस, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, इसके पहले प्रश्न में सॉल्व कर रहे थे, सत्यापित कर रहे थे। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर बराबर हो जाएगा 9 का गुणा x में करने पर। अब 306 में 657 का अगर आप मल्टीप्लाई करें, 306 गुणे 657, अच्छा ये 9 इस बराबर के इस तरफ गुणा में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, कहीं विभाग में हो जाएगा, और इधर क्या बचा x, और यही x क्या है, लस है, और इसी का मान तो निकालना है, तो इसको आप डिवाइड करके छोटा कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। आप 3 से इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप इसको डिवाइड करिए, इसी को डिवाइड कर लीजिए, 3 से इसको डिवाइड, 3 से 33 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, मतलब आपके पास बचा क्या, 306 गुणे 73 बराबर x। अब आपको 306 में गुणा करना है किसका, 73 का, 22 33 8, तो यही आपका क्या है, ल स है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यदि HCF, प्रश्न नंबर 5, इसको तो यहीं सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 की चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यदि HCF जो है आपका 225 और 60 का HCF दे रखा है, कितना दे रखा है, 225। देखिए एक संख्या आपका है 225 और दूसरी संख्या जो है आपका वो है आपका 60, दो संख्याएं दे रखी हैं, लेकिन इसका जो HCF दे रखा है, जो मौस दे रखा है, वो दे रखा है 225 गुणे 5 माइनस 10x। ध्यान रखेंगे ये पूरा का पूरा संख्या, ये पूरा की पूरी संख्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ मौस है पूरा। तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकालें, मौस निकाल लें। अगर इसका मौस निकालें तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से 33, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए, 25 3 75 होता है, फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 60 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 225 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और इधर 60 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अच्छा, इसका मौस निकालने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मौस निकाल के हमको बताइए, तो आप आराम से इसका मौस निकाल सकते हैं।
बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर जो दोनों में कॉमन हो, तो एक कॉमन तो आपको ये 3 दिख रहा है, एक कॉमन तो आपको ये 5 दिख रहा है, इसके अलावा और कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है। मतलब 3 गुणे 5 मतलब 15 ही तो क्या है, मस है। अच्छा ध्यान से देखिए, प्रश्न में कहा है कि मस तो ये है, लेकिन अभी आपने इस दोनों संख्याओं का मस क्या निकाला, 15 निकाला। मतलब 15 और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हमको प्रश्नानुसार आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्नानुसार काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि 15 के बराबर आपको 225 गुणे 5 माइनस 10x करना पड़ेगा। जब आप 225 में 15 का 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1125 माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1125 माइनस 10x, 1125 कहाँ से आया पता है ना, 225 में 5 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस 10x को इस तरफ लेके आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 15 को बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। तो पहले माइनस 10 को बराबर के इस तरफ लेके आते हैं, 10x हो गया। 1125 अपने स्थान पर ही रहेगा जहां पर वो था। ठीक, प्लस 15 को इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस 15 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 10x बराबर 1125 में से 15 आप हटा दीजिए, ये हो जाएगा 1110। ये x बराबर क्या हो जाएगा, 1110 बटे में 10, क्योंकि ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, और गुणा बराबर उस तरफ जाता है या इस तरफ आता है तो भाग में हो जाता है, तो ये भाग में हो गया, 0 से 0 कट गया और x का मान आ गया 1 1 1। यही x का मान आपसे पूछा है, ये इसका जो आंसर होगा वो 1 1 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर हमारा है 6, कह रहा है कि यदि HCF बराबर 15 और दोनों संख्याएं आपको 120 और 225 दे रखी है, तो LCM निकाल के बताइए। ठीक है, 120 और 225, पहली संख्या क्या है 120, दूसरी संख्या क्या है 225। मस कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर जो मस है वो 15 दे रखा है, लेकिन लस हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है कोई बात नहीं, तो निकालना है। यहाँ पर 15 की तरफ लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो पहले गुणा में था, तो अब इधर आ गया, कितना भाग में हो गया, प्लस अपनी जगह पर पहले से ही विराजमान है। 15 से 15 डिवाइड करेंगे तो 15 बार ही जाएगा 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है और 15 पर नंबे 225 होता है। अब यहाँ पर 120 गुणे 15 करना पड़ेगा, तो 1800 आ जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट मत लिखा करिए, 120 गुणे 15 बराबर लस कर लीजिए, और इसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं 1800, ये आपका क्या आ जाएगा लस, और यही आपका शायद आंसर जो है लस क्या होगा। बिल्कुल यही पूछा है कि लस क्या करिए। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर 7 जो आकृति में दिया हुआ है उसके मान को निकालना है। एक बॉक्स यहाँ पर बना रखा है, इसको हम लोग देखिए आगे यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, इसके इसमें से भी 2 बॉक्स बना के रखा है। ठीक है, और यहाँ पर y लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 3। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बोर्ड पे भी दिखाई दे रही होंगी और आपको क्वेश्चन सभी बोर्ड पे आ जा रहे होंगे, तो आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझिए, जब इस तरीके का प्रश्न आए और जब ऐसे 2 एरो आकर किसी एक पर रुका हो, तो सबसे आसान होता है कि ये जो दोनों बॉक्स हैं यहाँ से ये दोनों निकले हुए हैं ना, यहाँ से ये भी निकला, यहाँ से ये भी, मतलब इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जहां पर आपस में आके मिल रहे हैं ये यहाँ पे यहाँ, वही उसका आंसर होगा। मतलब 7 गुणे 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x का मान है वो 3 गुणे 7 के बराबर हो जाएगा 21। अब यहाँ पे जो y का मान है यहाँ पर भी तो वही है, यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा 4 गुणे x, है ना, y बराबर क्या होगा 4 गुणे x, और जो x का मान आया है वो 21 आया, तो डायरेक्ट आप 21 लिख लीजिए, और y का मान फिर क्या आ जाएगा, कहेंगे कि आ जाएगा 84। तो x का मान कितना आ गया 21 और y का मान क्या हो गया 84। ठीक है, चाहे जितना बड़ा आपको ये वृक्ष बना के दे,
जितना भी बड़ा वृक्ष बना के दे उससे आपको डरना नहीं है, बस दोनों का बस ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करके इसको ला दें, ऐसा नहीं। दोनों एरो को देखिए कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, इस तरफ आएंगे तो भाग देना पड़ेगा। जैसे अगर आपको x यहाँ पर मान लीजिए 21 दिया रहता है, यहाँ पर कुछ न दिया रहता है, यहाँ पर 7 दिया रहता है, मतलब यहाँ पर आने के लिए इस तरफ मैं गया था तो गुणा किया, इस तरफ आएंगे तो 7 का 21 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या लिख देंगे। तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। प्रश्न नंबर 8 आपको देखना है। कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम निकालिए। मतलब आपको सीधे सीधे तौर पे कह रहा है कि आप दोनों का फैक्टराइजेशन करिए, गुणनखंड विधि से लसा और मौस निकालिए और उसको सॉल्व करिए। कोई बात नहीं, किसका किसका कह रहा है भाई, 18 और 117 का। प्रश्न नंबर 8, 18 का जब आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, 3 त्रिक 9 और 3 ये 1 हो जाएगा। 117 का करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 त्रिक 9 हो गया, 3 27 हो गया, फिर 3 से डिवाइड होगा 13 बार जाएगा, और 13 तो अभाज्य संख्या होती है। तो 18 बराबर क्या आ जाएगा, कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 117 बराबर क्या आ जाएगा, कहेंगे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो मौस निकालने के लिए तो 3 गुणे 3 बस मिल रहे हैं। तो मौस निकालने के लिए तो भाई आप कहेंगे कि 3 गुणे 3 आ जाएगा, मतलब 3 त्रिक 9 होगा। लेकिन लस निकालने के लिए तो आप कहेंगे कि 2 गुणे 3, इसके अलावा एक और बच गया 13। अब यहाँ पर जो हमने मौस निकाला हुआ है 9, ये प्रश्न में आप देखिए तो एचसीएफ बराबर पहले से ही दे रखा है 18m-117, 18m-117, ठीक है, ये दे रखा है। और यहाँ पर हमने अच्छा यहाँ पर ये एलसीएम 234, एलसीएम आपका लॉसा जो है 234 आएगा। तो मौस कितना दे रखा है 9, यही मौस तो है, मतलब 9 बराबर 18m-117 हो जाएगा। अब 117 को इस तरफ लेके आते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 9 + 117 बराबर 18m। अब यहाँ पर आप 117 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126 बराबर 18m, और यहाँ पे 18 इंटू m है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 126 बटे में 18 बराबर m, और 18 सत्ते क्या होता है 126। तो आप कहेंगे कि m का जो मान आ गया वो 7 आ गया। और यही आपसे पूछा, एक पूछा था ये और एक पूछा था मौसा और लसा। तो मौसा आपका 9 हो गया और लसा आपका 234 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न आपके सामने आया तो आप इस प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहे, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप उसे बिंदास होकर पूछिए, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सलूशन दूंगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। अच्छा ये बात बताइए, पहले इस प्रश्न को समझने से पहले, इस प्रश्न की प्रकृति समझने से पहले कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसको मैं आपको समझा ही देता हूं कि क्या है। प्रश्न नंबर ये 9 है, प्रश्न नंबर 9 देखिए, आप हमको बस इतना सा बताइए एक बात कि अगर हम 2 के पावर में 3 लिख दें तो इसका मतलब क्या होता है। तो कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे। अच्छा अच्छी बात है, हमने 2 का 3 बार गुणा कर कितना आया 8। अगर ये 8 आ गया, एक मिनट, अगर ये 8 आ गया तो यहाँ पे क्या कोई अंक ऐसा आया है जिसमें 0 हो, क्योंकि अब सर ये एक ही अंक आया तो इसमें तो कोई काम बना नहीं। लेकिन अगर हम इसी को 7 कर दें और इसका मल्टीप्लाई हम लोग 3 बार करें, चलिए 2 बार कर लेते हैं आसान करने के लिए, 2 बार, तो कहेंगे 7 गुणे 7 करेंगे सर, और ये इसका आंसर आएगा 49। अच्छा ये जो 49 आया है, कह रहा है कि क्या, प्रश्न में देखिए लास्ट में कह रहा है क्या यह 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये किस पे समाप्त हो रहा है, तो कहेंगे ये तो 9 पे समाप्त हो रहा है। किस पे समाप्त हो रहा है 9 पे। लेकिन प्रश्न ये पूछा है कि 6 के पावर आप n लगा दें, n का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, कोई भी प्राकृतिक, कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी नंबर है तो क्या अगर हम इसको 2 मान के चले
तो 6 गुणे 6 कितना आएगा, 36 आएगा। तो क्या ये पहले जो इसकी जो संख्या जो समाप्त हो रही है ये 6, क्या ये जीरो है, क्या जीरो हो सकती है क्या? बस यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जीरो होने के लिए क्या कंडीशन हो चाहिए, जीरो कब आएगा? जीरो, अच्छा मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप गिनती पहुंच गए, फिर क्या आता है 10, और पूरे गिनती में स्टार्टिंग से पहला ही ये एक ऐसा नंबर है 10, इसमें पहला जो इकाई अंक है वो जीरो है। इसका मतलब ये जो 10 है ये पहली बार इसमें जीरो आता है, मतलब ये मल्टीप्लाई किसका होता है, 5 गुणे 2 या 2 गुणे 5, सेम चीज है। तो मतलब जिसमें फैक्टर में 5 और 2 साथ साथ में होंगे तभी तो जीरो किनारे आएगा, वरना कभी भी जीरो किनारे आ ही नहीं सकता। मतलब इकाई संख्या पे या दिए गए किसी भी अंक के अंत में जीरो तभी आएगा जब उसमें 5 और 2 का फैक्टर बने, नहीं तो नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। इसमें 6 बना है, आप इसको 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 भी कर देंगे तो भी आंसर 36 ही आएगा, और इसका इकाई अंक मतलब अंतिम संख्या जीरो नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 का तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, अनंत बार कर लीजिए, लेकिन इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है। चलिए प्रश्न के प्रकृति के अनुसार, अब आपको उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, हम प्राकृतिक संख्या कुछ भी मान लें, ये जो n दिया हुआ है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर कुछ भी आप ऐसे मान रखते जाइए, है ना 5, तो कह रहा है कि 6 की पावर n है, मतलब यह जो n रखा हुआ है 6 की पावर, पहले 1 रख के चेक करें, 6 की पावर 2 रख के चेक करिए, मतलब 6 गुणे 6, आप इसको 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, तो इसको आप 6 को 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 36 आ गया, इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर तो 6 ही आएगा, तो इकाई अंक 6 आ गया, तो 0 पे तो समाप्त ही नहीं हुआ। अगर 6 की पावर आप 3 कर लीजिए, मतलब 2 गुणे 3 1 6 हो गया, 2 गुणे 3 2 6 हो गया, 2 गुणे 3, कहीं पर भी 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? अगर नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि 6 की पावर जो n है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आप इतना करने के बाद एक लाइन आप लिख दीजिएगा कि 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आप ये कंडीशन लिख सकते हैं कि 0 होने के लिए 2 गुणे 5 बराबर 10 का होना आवश्यक है। जो कि 6 के पावर n में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 तक क्वेश्चंस हो गए। प्रश्न नंबर 10, भाज्य संख्याएं हैं। अरे भाज्य संख्याएं क्यों होता है भाई? भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो डिवाइड हो जाए। भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे किसी से भी डिवाइड हो जाए, जो कट जाए, मतलब डिवाइड होने का मतलब कट जाए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब कोई भी प्रश्न कोई भी संख्या भाज्य तभी हो सकती है जिसका जो फैक्टर हो वो 2 से अधिक हो जाए, जिसका जो गुणनखंड हो 2 से अधिक हो जाए, वही भाज्य संख्या होती है। और अगर अभाज्य संख्या है तो गुणनखंड 2 से अधिक तो होगी ही नहीं, एक तो स्वयं होगा और एक होगा। अब बात यहाँ पर यह है कि प्रश्न कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है ये, और इसके पहले 9वां प्रश्न जो मैंने कराया अभी वो भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और इसके बाद दूसरा कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। आपको समझने का बस थोड़ा सा विकल्प चाहिए, बाकी आप समझदार जो हैं। कह रहा कि ये जो है ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ये सभी के सभी भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन आपको पता करना है, आपको बताना है कि भाज्य संख्याएं ये कैसे है। अच्छी बात है। चलिए सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ है, ये क्या है? प्लस। एक संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 13 यहाँ पे लिखा है, दोनों में आप देखेंगे 13 क्या है? कॉमन है।
तो पहले आप 13 कॉमन ले लीजिए, तो उसके बाद यहाँ पर 13 कॉमन हो गया तो 7 गुणे 11 में तो 77 बच गया, प्लस यहाँ पे 13 कॉमन हो गया तो 1 बच गया, 13 गुणे 77 और 1 क्या हो जाएगा 78। अच्छा, अगर आपने ये कहा है कि भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो 2 से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 ही है, लेकिन आप 78 को भी तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 2 3 6 दोनों 39। अब इसको और भी तोड़ सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, अब इसको और भी तोड़ सकते हैं, अब बस इतना ही तोड़ सकते हैं, मतलब आपने इस फैक्टर को 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख देंगे, क्योंकि भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, आसान हो गया। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो मैंने स्टार्टिंग से करवाया है वो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा ये, अच्छा इसमें कहीं पर भी 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर ये 5 है, तो बिल्कुल 5 कॉमन ले लीजिए। अगर आप 5 कॉमन ले रहे हैं तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ये 5 गुणे, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1008 प्लस 1 5 ब्रैकेट में 1009, हाँ ये हो जाएगा। 5 में जब आप 1009 का गुणा करेंगे तो 5 9 45, और फिर उसके बाद 5 50 50 45, तो ये आपका हो गया आंसर। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, अब देखिए अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 5 गुणे 1009, लेकिन इसके बाद हम लोग 1 तो लगा ही सकते हैं, लगा सकते हैं आराम से, और अगर आपने 1 लगा दिया इसका मतलब संख्या 2 से अधिक हो गई, और जब संख्या 2 से अधिक हो जाती है तो भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या एक और तरीका है, इससे भाज्य संख्या क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। 5 गुणे 1009 है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो संख्या आएगी इन दोनों का गुणा करने पर, इन दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा, 5 50 45 आएगा। तो जाहिर सी बात है ये भाज्य संख्या कैसे है, क्योंकि ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से इसको काटेंगे 1009 आएगा, और 1009 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो दोनों तरीका मतलब कट तो जा रहा है, और जो कट जाता है वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए। प्रश्न नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 11 सबसे आसान प्रश्न है। इतना बड़ा सा प्रश्न दे रखा है, इतना बड़ा सा प्रश्न दे रखा है, मैं इसकी प्रकृति को आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जो प्रश्न है सबसे आसान प्रश्न है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए आपके दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, किसी एक जगह से एक ही साथ एक ही समय पे चलना प्रारंभ किए और वहीं से फिर लौट कर आते हैं यहाँ पर, लेकिन एक जो है 18 मिनट लगाता है, 12 मिनट लगाता है, तो जाहिर सी बात है जो 12 मिनट लगा रहा है वो तो यहाँ चलेगा और यहाँ से आ जाएगा तुरंत, बाकी के समय में 12 मिनट में। लेकिन जो 18 मिनट लगाता है आने में, जब तक ये आगे जाएगा 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगा तो वो 18 मिनट में दूसरा वाला व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा, 6 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही समझना है कि दोनों साथ साथ जब चले तो कुछ नहीं करना है। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको आंख बंद करके लसा निकाल देना है। जैसे प्रश्न नंबर 11 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है इस तरीके से, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं ए और बी, और कह रहा है और ए और बी क्या, सोनिया और रवि है, तो एस और आर कर लेते हैं, सोनिया और रवि। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट।
सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही स्थान पर, बोल दिया मतलब जब भी एक साथ काम शुरू हो जाए तो आपको लॉस निकालना है। तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, और 12 का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 3 सॉरी 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा, और दोनों का आपको लॉस निकाल देना है ना, लॉस निकाल देना है। ये 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 2 गुणे, और जो जो नहीं मिल रहे हैं वो भी 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 3 त्रिका 9 दूनी 18 36, तो 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। बस इतना सा ही प्रश्न है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहीं पर मैं प्रश्न नंबर 12 को भी सॉल्व करूंगा, वृक्ष वाला है तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो x और y का मान निकालना है, जैसा मैंने आपको बताया। ये देखिए दोनों एक इसी से जुड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे 13 और 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 13 बच्चे कितना होता है, तो कहेंगे y का मान कितना आ गया, 65। अच्छा यहाँ पे 195 सही है कि नहीं है, 5 या 15 दोनों का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आएगा 5 या 15, ठीक है, 5 एक हाथ में लग गया, और 36 18 और 1 19, 195 बिल्कुल सही, मतलब y का मान 65 बिल्कुल सही। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, कहेंगे 5 या 15, 9 त्रिक 27, 1 28 और 3 का 3 तो 5 550। ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान होता है वृक्ष का ये x y का मान निकालना। प्रश्न संख्या 13 है, प्रश्न नंबर 13 की ओर देखिए। प्रश्न नंबर 13 में दिया है 7 गुणे 13 गुणे 11 ब्रैकेट बंद और प्लस 11। तो आपको ये चेक करना है कि भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, आपको लिखना तो यही है कि भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब इसका मतलब इसको भी हमको 2 से अधिक गुणनखंड कर देना है, इसलिए भाज्य संख्या है। अब ये इन दोनों में देखिए 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन ले लीजिए, 7 गुणे 13 प्लस 1, उसके बाद 11 और 13 से 91 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 11 गुणे 92। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 2 11, 1 हो जाएगा, 9 1012 आ गया। अब आपके पास दिमाग है तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर ये इसमें हम 11 से डिवाइड करें तो 92 आ जाएगा, 92 से डिवाइड करने के लिए 11 आ जाएगा। नहीं काम करना है तो आप इसको और बढ़ा लीजिए, 11 गुणे, ये देखिए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 गुणे 2 चौका 8, 2 छक्का 12 कर लीजिए। नहीं मन है तो 2 गुणे 23 कर लीजिए, है कि नहीं। तो ये देखिए कितने सारे फैक्टर्स हो गए, जाहिर सी बात है 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो ये भाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है 7 6 5 4 3 2 1, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 3 है। कोई दिक्कत परेशानी है क्या, नहीं है, 3 ही कॉमन तो लेना है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 1, यही हो गया। ठीक है, 2 दिया था आपको, दोनों मैंने सॉल्व करके बताया। देखिए 3 गुणे 1680 हो जाएगा, और फिर इसका 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 5043 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें 3 का करेंगे 1680 आएगा, 1680 का कर देंगे तो 3 आएगा। तो भाज्य संख्या तो हो गई, क्योंकि कट रहा है, नहीं मन है ऐसा करने का तो आप इसी को और भी खंडित कर दीजिए, एक बार और कर दीजिए, 2 से ही कर दीजिए। तो 2 से करेंगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौका 840, इतना ही कर दीजिए, 2 से अधिक हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 14 में आते हैं। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना है, यहाँ पर x का, इसमें से 2 जो आपका डालियां निकली हुई हैं, एक 2 का और एक निकला हुआ है 33 81 का। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यही दोनों से x बन रहा है, दोनों नंबर ही हैं। तो 33 81 में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 67 62। तो ये तो आ जाएगा 67 62, यहाँ पे साफ साफ आप इसे लिख सकते हैं 33 81 गुणे 2 बराबर 67 62, यही है आपका x के बराबर। तो x का मान तो निकल गया, अब निकालना है 3 और y, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर y है, तो या तो 3 से 33 81 में भाग दे दीजिए, आपका y आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको भी देखिए, y को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक 7 से और एक 161 से, और इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक 7 में और एक यहाँ पर
एक्स में जेड में जेड में। तो अब देखिए अगर आपको 161 प्राप्त करना है तो 7 में जेड का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 7 गुणे जेड बराबर 161 आना चाहिए। यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब अगर आप जेड के बराबर लिखना चाह रहे हैं तो जेड के बराबर क्या हो जाएगा 161 बटे में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14 23 आ जाएगा। तो जेड का मान आपका कितना आ गया 23 आ गया, तो आप यहाँ पे 23 लिख सकते हैं, जेड का मान 23। तो एक्स का मान निकल गया, आ गया ये 67 62, जेड का मान निकल गया 23। वाई का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, है कि नहीं, 161 का 7 में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 1127 मतलब 161 गुणे 7 बराबर 1127 आ जाएगा, और ये वाई का मान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ना। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस प्रश्न को देखना और समझना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 3 घंटियां हैं, एक 9 मिनट के अंतराल पे बजती है, 12 मिनट में और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। मतलब मान लीजिए पहला वाला बजा, फिर दूसरा वाला 9 मिनट के, फिर उसके बाद 12 मिनट के, फिर उसके बाद 15 मिनट के, इसी तरीके से क्रमशः वो बज रही है। लेकिन कहा गया जब ये एक साथ बजती हैं तो कितने समय के बाद वे दोबारा फिर से एक साथ बजेंगी, ये यहाँ पर प्रश्न का कहना है। तो देखिए मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछे एक साथ या एक ही समय से स्टार्ट, तो आपको लॉस निकालना है। तो 9 और 12 और 15 का लॉस निकालना है। 9 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 15 का 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे 3 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो ल स बराबर, अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो अलग अलग है। 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 5 होगा 20 60 और 60 180 मिनट। तो 180 मिनट के गैप पे ये, चलिए प्रश्न नंबर 16, 180 मिनट बाद एक साथ बनेंगे, ये हो गया। प्रश्न नंबर 16 करा है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून को, देखिए प्रश्न देखिए सिंपल करा है कि एक कंपनी है, वहां पर एक कार्टून जो है 144 कार्टून किसके रखे गए हैं, 144 कार्टून जो है वो कोक के रखे गए हैं, है ना। और फिर कह रहा है कि 90 जो कार्टून है वो पेप्सी के रखे गए हैं। ठीक है, फिर आगे करें यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई पर की है, मतलब जो एक गड्डी बनाई गई, ये देखिए एक रैक इस पे रखा गया है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर ध्यान देखिए, और इसके ऊपर फिर रखा गया है एक रैक इस तरीके से। तो इस तरीके से सारी चीजें रखी हुई है समान ऊंचाई पे, बार बार हर बार समान ऊंचाई पे ऐसे। तो गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब लस और मस बताया था तो वहां पे मैंने आपको अधिकतम संख्या बताया था। अधिकतम संख्या का मतलब होता है मास निकालना। तो 144 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और दूनी 8 दूनी 16 48 3, ठीक है। 90 का गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, 2 3 6 फिर 18 25 90, ये हो जाएगा 90 का गुणनखंड। मैंने गुणनखंड इसलिए निकाला है क्योंकि हमको निकालना है मौसम। मौसम में क्यों निकालना है, क्योंकि वो अधिकतम संख्या आपको पता करनी है। तो ये 2 मिल रहा है और एक ये 3 मिल रहा है, एक और 3 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा 18। अब ये 18 आया क्या है, ये आया है कि प्रत्येक गड्डी में जो ये यहाँ पे इस तरीके से रैक बनाए गए थे सभी के सभी, है ना, सब में अधिकतम कितने रैक आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सब में 18 रैक आ रहे हैं। इससे ज्यादा रैक अब नहीं लगाए जा सकते हैं, कम लगाए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम पूछा है ना, तो अधिकतम 18 ही लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी टोकरी या जो रैक है वो कार्टून नहीं लगाया जा सकते। तो आप यहाँ पे संख्या कहेंगे 18 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फल विक्रेता है जिसके पास 990 क्या है, सेब है, और 900
945 संतरे हैं। 945 क्या है? 945 संतरे हैं। कह रहा है कि यदि प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या लेना है, मतलब अगर एक में एक फल डाल रहा है तो दूसरे में वो सम संख्या लेगा, फिर अगर कोई विषम संख्या लेगा फिर उसके बाद सम संख्या लेना पड़ेगा। ऐसे करके वो प्रत्येक टोकरी में लेना चाहता है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ कम से कम समझा तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो कह तो रहा है कम से कम, लेकिन ये नहीं कह रहा फल कितने कम से कम कितने रखे जाएं। अभी म स निकालना होगा, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। अगर आपको म स निकालना है तो 990 का गुणनखंड करना पड़ेगा, जो आप इस तरीके से करेंगे। पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 2 चौका 8, दोनों 18, 2 पंचे 10, 21 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 990 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 कर दें, और 945 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 कर दें, तो आप देखिए 3 मिल रहा है, एक और 3 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 मतलब कितना आ गया? 45। आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180, 420 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। क्या इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों के गुणनखंड के बराबर है क्या? ऐसा प्रश्न कर रहा है और आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। 378, ठीक है, 378 है, 180 है और 420 है। इन तीनों का पहले गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। तो 378 का गुणनखंड अगर आप करें तो 2 से डिवाइड करिए, 2 3 5 7 यही बनेगा। अब आपको निकालना क्या है? तो आप कहेंगे पहले इसका मौसा निकाल लें। अगर इसका मौसा निकाल रहे हैं तो ये तो 2 हो गया, और ये 3 मिल जाएगा। इसमें तो 5 है ही नहीं, तो इसमें 5 से कोई लेना देना, तीनों ने 2 है ही नहीं, बस हो गया। मतलब 2 गुणे 3 बराबर 6 इसका मौसा होगा। और लॉस अगर निकाला जाए तो ये 2 गुणे 3 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा एक ये 2 इसमें कॉमन है, इसको कर लीजिए ऐसे। एक 5 कॉमन है, इसको कर लीजिए, क्योंकि अब ये दोबारा आपस में रिटर्न नहीं होने चाहिए। मतलब ये कि एक 2 आपने ये लिखा ऐसे, फिर आपने इन दोनों के एक ही 2 लिखा, फिर इसको आपने एक 3 लिखा, फिर इसको आपने एक 3 लिखा, लेकिन ये जो बच गया इसको भी आप लिख लीजिए। इन दोनों को मिलाकर आपने 5 लिखा, और इन दोनों को मिलाकर आपने 7 लिखा। 180। तो कह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि क्या लस और मस का गुणा किया जाए, लस और मस का गुणा किया जाए तो क्या इन तीनों संख्याओं 378 गुणे 180 गुणे 420 के बराबर आ रहा है क्या? अच्छा, आप ध्यान से देखिए, 378 में 10 का गुणा करने पर ही तो ये आ गया है इतना। अब जबकि 180 और 420 अलग से गुणा करना है, और जब यहाँ पे 6 से गुणा करना है, तो 378 गुणे 6 बराबर ये 378 गुणे 180 गुणे 420, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं। प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि 256 और 36 का लस और मस ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों जुड़ेंगे। ये प्रश्न आपने सॉल्व किया है, चाहे तो आप ऐसे प्रश्न को अपने से कर सकते हैं। 256 और 36 का लस और मस निकालना है, तो निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 2 16, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 से और डिवाइड करिए 16 आएगा, 2 से डिवाइड करिए 8 जाएगा, फिर 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। ये 36 है, 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, 2 से करेंगे 9 आएगा, 3 3 का 9 होता है, 3 से 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 256 बराबर 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 36 बराबर 2 बार ये और 3 बार ये। ठीक है, तो 2 बार ये, तो अगर हमको यहाँ पे मौ से निकालना है तो कॉमन ढूंढ लीजिए, 2 2 है, बस 3 3 तो है ही नहीं, तो 2 गुणे 2 मतलब 4, इसका मौसा हो जाएगा। और अगर इसका ल से निकालना है तो ल से कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, 6 बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, 3 गुणे 3 ये एक्स्ट्रा। अब यहाँ आ जाएगा 2304। कह रहा है कि सत्यापित करना है तो आपको याद ही है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लस, ये तो आपको याद ही है। तो पहली संख्या कितनी है 256 गुणे दूसरी संख्या कितना है 36 बराबर मौस कितना है तो कहेंगे 4 और ये 2304। 256 में आप 36 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 92 16, लेकिन 2304 में 4 का गुणा करेंगे 4 चौका 16, 4 या 12 के बाद लगा 1 और 4 दूनी 8 1 9, 92 16 बिल्कुल सत्यापित हो गया। और इस तरीके से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि दो संख्याएं दे रखी हैं, 2:3 में है ना, इसके अनुपात में है और उनका लॉस 180 है। इन संख्याओं का मौस ज्ञात करिए। तो 2:3 में आपका दोनों संख्या दे रखी है, 2:3 में, तो अगर हम इस संख्या को 2x मान लें और इस संख्या को 3x मान लें तो जाहिर सी बात है कि 2x बराबर आप 2 गुणे x कर सकते हैं और 3x बराबर आप कर सकते हैं 3 गुणे x। तो इन दोनों में कॉमन क्या है तो कहेंगे x, तो इसका मौस क्या हो जाएगा, कहेंगे मौस x हो गया। लेकिन जो इन दोनों में बच गया और ये x मतलब x गुणे, देखिए लस आप कैसे निकालते थे, लस में जो पहले मौस था उसको तो लिखते ही थे, इसके अलावा जो बच गया वो भी लस हो जाएगा। और यही लस कितना दिया हुआ है आपके बुक में 180 दे रखा है, ये 180 हो गया। तो अब आप देखिए x बराबर 180 बट्टे में 2 गुणे 3 कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 9 18 90 हो जाएगा, 3 से 30 हो जाएगा, तो x का मान जो होगा वो 30 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 20। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21 है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। एक संख्या है q और इसको जब आप गुणनखंड के रूप में कर रहे हैं 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे b के रूप में कर रहे हैं, जहां 3 और 7 के अतिरिक्त b भी एक अभाज्य संख्या है, ये b भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो ऊपर कथन दे रखा है इसको आप पढ़िए और ये जो अभिकथन और तर्क दे रहे हैं क्या ये सही है क्या गलत है आपको समझ। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि अभिकथन जो ए दे रहा है, अभिकथन ए, अभिकथन ए जो दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है, क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। या दूसरा चीज कह रहा है कि, और उसका तर्क क्या दे रहा है, देखिए कथन में कह रहा है क्यू एक निश्चित रूप से विषम संख्या है और फिर कह रहा है 3 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। अब आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। अच्छा, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि क्यू जो है वो एकदम फिक्स कह रहा है कि क्यू एक विषम संख्या है, 3 त्रिक का 9 और गुणे 7 से 49, तो कितना आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में 441। 441 में अगर आप इसका गुणा कर दें 2 का तो ये एक सम संख्या हो जाएगी। मतलब ये जो ए है वो गलत कह रहा है, कह रहा है कि निश्चित रूप से एक विषम संख्या बिल्कुल है। अगर आप 441 में 2 का गुणा करने, अब ये बी आपने 2 ही क्यों माना, आप देखिए इसका टोटल मल्टीप्लाई करने पे 441 आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे बी एक अभाज्य संख्या है, ये प्रश्न में बोला है ये अभाज्य संख्या है, और ये भी कह रहा है कि ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये सब प्रश्न में बोले गए। अब अभाज्य में सम और विषम दोनों आते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये बी अभाज्य संख्या तो हम 2 ले लेंगे, 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 2 हो जाएगा, तो ये तो एक सम संख्या हो गया। जबकि कह रहा है कि नहीं, अभिकथन में कह रहा है यहाँ पर
कि Q जो है निश्चित रूप से विषम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये 443 हो जाएगा और तब ये जाके विषम होगा, और 2 रख देंगे तो ये जाके 442 हो जाएगा और ये सम हो जाएगा। मतलब ये जो अभिकथन कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन देखिए 4 आपको दिए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। पहला देखिए कह रहा है ए तथा आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल गलत हो गया कि ए तो बिल्कुल सत्य नहीं है, जिसमें भी लिखा है कि ए सत्य है वो गलत। दूसरे में कह रहा है ए सत्य है, ए आर दोनों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ठीक है, फिर सी में कह रहा है ए सत्य है, बिल्कुल नहीं, ए सत्य है ही नहीं और कुछ देखना नहीं। फिर कह रहा है कि ए असत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, क्योंकि वही एक ऑप्शन बचा है। फिर कह रहा है कि परंतु आर सत्य है, ये तो सत्य है, ये तो विषम संख्या आ ही रहा है, 441 विषम संख्या है, 441 आ रहा है, 441 विषम संख्या है जिसके अंत में 1 है, तो ये एक विषम संख्या, ये तो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों में। अब इसके बाद प्रकरण पर आधारित प्रश्न है, मतलब केस दिया गया, प्रकरण मतलब केस होता है कि कुछ केस दिए जाएंगे और उसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए प्रश्न कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो आप पहले ध्यानपूर्वक तो पढ़े ही होंगे, एक बार और मैं भी पढ़ लेता हूँ कि गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो छात्रों की समझ और संलग्नता को बढ़ाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुश्री मुक्ता ने कक्षा 5 के विद्यार्थी छात्रों के लिए एक अभाज्य संख्या खेल की योजना बनाई। कक्षा 5 के छात्र हैं, वहां पे उन्होंने एक अभाज्य संख्या से संबंधित एक खेल बनाने का जो है सुझाव दिया, अपने दिमाग में रखा। कक्षा 5 में उन्होंने कक्षा में संख्या 2 की घोषणा की और पहले छात्र से कहा कि वह इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा करे। मतलब उन्होंने कहा 2, जो मैम है, मैम का नाम है मुक्ता, क्या नाम है, सुश्री मुक्ता। तो इन्होंने कहा, प्रश्न नंबर हम लोग 22 सॉल्व कर रहे हैं, कि एक अभाज्य संख्या का खेल उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने कहा 2। अब इसके आगे उन्होंने क्या कहा कि पहले छात्र से कहा कि वह इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा करे। हम किसी भी संख्या से गुणा कर दे रहे हैं, हम मान लीजिए x के गुणा करें, लेकिन ये जो x है वो एक अभाज्य संख्या है, ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है कि फिर से दूसरे छात्र को दे। अब जब उसने 2x कर दिया है तो ये दूसरे छात्र को देगा, और फिर कहा कि उसे भी बोले कि वो एक अभाज्य संख्या से दे, फिर वो तीसरे छात्र को बोले। अब फिर एक और अभाज्य संख्या लाया गया y, और फिर तीसरे छात्र को दिया गया ये 2xy हो गया। पहले छात्र ने ये काम किया, दूसरे छात्र ने ये काम किया, तीसरे छात्र ने ये काम कर दिया। फिर कह रहा है इस तरह से अभाज्य संख्या से गुणा करने पर जब अंतिम छात्र आता है तो उस तरीके से 173 250, मतलब अंतिम में जो हमको प्राप्त होता है 173 250 ये प्राप्त होता है। तो अब मुक्ता ने छात्रों से नीचे दिए गए कुछ प्रश्न पूछा। पहला उन्होंने पूछा कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो विद्यार्थियों के द्वारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि जब उन्होंने 2 दे ही दिया था तो ये तो मैम ने दिया था 2, अब इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आती है, तो आप कहेंगे कि सबसे पहला छात्र ने 3 दिया था, है नहीं है, विद्यार्थियों द्वारा सबसे छोटी संख्या 3 यूज किया गया, तो आ गया था 6। ठीक है, तो पहले का प्रश्न नंबर 22 का जो आंसर होगा, प्रश्न नंबर 22 का, इसे भी रेज कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अच्छा 6 आ गया है, तो यहाँ पर भी ये 6 गुणे y कर सकते हैं, दूसरे छात्र ने 6 गुणे y किया है। प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, जैसे ही उसने दूसरा प्रश्न पूछा कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, अब यहाँ पर तो कोई भी चीज क्लियर नहीं दिया गया कि कितने विद्यार्थी हैं, लेकिन हमारे पास एक आइडिया है। ये जो बड़ा सा नंबर हमको दे रखा है, इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, 173 250। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 से 2 8 16 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 11 बार जाएगा और 11 से डिवाइड करिए 1 बार। तो एक चीज यहाँ पर तो फिक्स हो गया कि अगर यहाँ पे देखिए ये जो मुक्ता मैम ने यूज किया सबसे पहले संख्या उन्होंने 2, है ना, यहाँ पर मैम ने यूज किया है 2, मतलब उन्होंने ये यूज किया। लेकिन जब वो सबसे छोटी प्राइम संख्या यूज की जाएगी तो वो 3 यूज की जाएगी, वो किसके द्वारा यूज किया गया है, तो वो बच्चे के द्वारा, मतलब सबसे जो
पहला स्टूडेंट यूज किया था उसने वो 3 यूज किया था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट ने 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5, फिर उसके 5, फिर उसके 7, उसके बाद 11। तो इस तरीके से जब उन्होंने प्राइम फैक्टर किया तो वो देखिए कितने स्टूडेंट ने किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या 8 होगा? नहीं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जो 2 है ये मुक्ता मैम के द्वारा यूज किया गया है, तो ये 2 को आप काउंट नहीं करना है। इसलिए प्रश्न नंबर जो 22 है, सॉरी प्रश्न नंबर 23, जिसमें पूछा गया कितने स्टूडेंटों ने जो है प्राइम नंबर यूज किया, अभाज्य संख्या यूज किया, तो कहेंगे कि कक्षा में टोटल 7 विद्यार्थियों ने यूज किया है और 7 विद्यार्थी हैं ही। ठीक है, क्योंकि अंतिम शुरुआत में विद्यार्थी ये था, अंतिम विद्यार्थी ये था। फिर उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अब आपके पास सभी प्रश्नों का जवाब होगा। प्रश्न नंबर 23 हो गया। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 24 कह रहा है विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 11 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11। प्रश्न नंबर 25 और इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 25 लास्ट कह रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है? तो आप कहेंगे 5 एक बार, 2 बार, 3 बार। तो आप कहेंगे 5 का सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और सभी के सभी प्रश्न अच्छे से आप कवर भी किए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों के पास ये जो नई बुक का सलूशन है ये सभी के पास मिल सके। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।